ट्वेल्थ बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 13 आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसका नाम है जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन, जिसके बारे में आपको प्रारंभिक जानकारी दी जा चुकी है। और अब आगे इसी चैप्टर में बात करते हैं पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं। पर्यावरणीय कारक के पहले का इस चैप्टर में जो कुछ भी आपके पाठ्यक्रम में है उसे हमने प्रेषित कर दिया है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की आज बात करेंगे। पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं, इनके बारे में आपको समझना है। पर्यावरणीय कारकों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं और फिर प्रत्येक भाग का डिटेल अध्ययन करना है कि उस कारक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जीव और पर्यावरण के बारे में आपको समझना है। पर्यावरण जैविक अर्थात लिविंग, भौतिक अर्थात फिजिकल या नॉन लिविंग दोनों प्रकार का होता है। जैविक वातावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जंतु तथा भौतिक वातावरण के अंतर्गत मृदा, जल, वायु, प्रकाश तथा ताप इत्यादि आते हैं। जल, ताप, प्रकाश, खनिज पदार्थ, वायु की नमी, ये सभी जीवों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। वर्षा, मृदा, सागर, पर्वत, अक्षांश दूसरी दिशाओं को प्रभावित करने वाले जीवों की जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है उन्हें हम पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय कारक, इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। वातावरण में अनेक कारक होते हैं। इनमें से कभी भी एक अकेला कारक जीवों पर प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि सभी कारक मिलकर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय कारकों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी आती है भौतिक या अजैविक कारक, जिसे हम फिजिकल और एबायोटिक फैक्टर कहते हैं, और दूसरी श्रेणी आती है जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर। तो आइए आज हम इन्हीं कारकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है भौतिक या अजैविक कारक। भौतिक कारकों के अंतर्गत क्लाइमेटिक फैक्टर्स यानी जलवायु कारक, स्थलाकृतिक फैक्टर या टोपोग्राफिक फैक्टर, स्थलाकृतिक कारक या फिर नदी कारक यानी इडैफिक फैक्टर आते हैं। प्रकाश, तापक्रम, जल, आर्द्रता ये सभी जलवायु कारक हैं और मृदा के निर्माण एवं उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों से संबंधित कारक मृदीय कारकों के अंतर्गत आते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत पर्यावरण के समस्त जीव आते हैं। तो सबसे पहले आता है जलवायु कारक, या हम इसे क्लाइमेटिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर आते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रकाश अर्थात लाइट, तापमान अर्थात टेम्परेचर, जल, वर्षा या उत्क्षेपण, वाटर, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन, वायुमंडलीय गैसें, इन्वायरमेंटल गैसेस, वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी, और विंड यानी हवा, वायु, ये सभी क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब इन्हीं क्लाइमेटिक फैक्टर या जलवायु कारकों का एक एक करके विस्तृत अध्ययन करना है। और दूसरा स्थलाकृतिक कारक, जिसे हम टोपोग्राफिक फैक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला आता है समुद्र तल से ऊंचाई, एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। दूसरा आता है पर्वतों तथा घाटियों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स। तीसरा आता है ढलान की प्रवणता, स्टीपनेस ऑफ स्लोप। और
ढलान का अनावरण। ये कारक स्थलाकृतिक कारक कहलाते हैं, अर्थात स्थल की आकृति से संबंधित होते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कारक आता है मृदीय कारक, जिसे हम इडैफिक फैक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज पदार्थ अर्थात मिनरल मैटर, दूसरा मृदा वायु मीन्स सॉइल एयर, तीसरा मृदा जल या सॉइल वाटर, और चौथा कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। ये सभी इडैफिक फैक्टर या मृदीय कारक के अंतर्गत आते हैं। जबकि जैविक कारकों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव और जंतु यानी जंतु और पौधे सभी सजीव आते हैं, ये जो कि जीवित होते हैं, इसीलिए इनको हम जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, परजीवी जंतु यानी पैरासाइट एनिमल एंड प्लांट्स, सहजीवी जीव तथा सिम्बियोटिक एनिमल या सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल, जो भी सजीव हैं वो सब जैविक कारक के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है क्लाइमेटिक फैक्टर या जलवायु संबंधी कारक। नाम से स्पष्ट है कि जलवायु संबंधी कारक वायुमंडल के माध्यम से पौधों को प्रभावित करते हैं। किसी प्रदेश की वनस्पति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक प्रकाश, ताप, जल, वायु की आर्द्रता और वायु का वेग आता है, जैसा कि आप ऊपर अभी आपको बताया जा चुका है। सबसे पहले हम क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत लेते हैं लाइट या प्रकाश के बारे में। आप प्रकाश से सभी परिचित हैं। पृथ्वी पर समस्त जीवन के संचालन के लिए ऊर्जा का स्रोत एकमात्र सूर्य की ऊर्जा है। सभी प्राणी, जीव या जंतु, पौधे सभी सूर्य की ऊर्जा से ही ऊर्जान्वित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रकाश तरंगों द्वारा सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है और सूर्य का जो प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है उसका 83% पत्तियों द्वारा अवशोषित होता है, 12% परावर्तित हो जाता है और शेष 5% पारगत या ट्रांसमिट हो जाता है। अवशोषित होने वाले 83% प्रकाश का केवल 4% प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। शेष 79% ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में विसरित हो जाता है। प्रकाश अनेक प्रकार से प्रभावित करता है, जीवों को प्रभावित करता है, और प्रकाश अपने गुण, तीव्रता तथा अवधि इनके द्वारा पौधों को प्रभावित करता है। प्रकाश के गुण आप जानते हैं कि सूर्य का जो दृश्य प्रकाश है 390 to 690 नैनोमीटर, ये विजिबल लाइट होती है, 7 रंगों का बना होता है और इस सातों रंग आप विग्योर के नाम से जानते हैं, VIBGYOR। V मीन्स वायोलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन, Y मीन्स येलो, O मीन्स ऑरेंज और R मीन्स रेड। विग्योर सातों रंगों को ये शब्द प्रदर्शित करता है। स्पेक्ट्रम के नीले और लाल रंग का प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि नीले और लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है, जबकि पराबैंगनी किरणें जिनकी वेवलेंथ 300 to 390 नैनोमीटर या अल्ट्रावायलेट रेज पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। प्रकाश का पौधों पर प्रभाव क्या क्या होता है? सबसे पहला, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। और दूसरा, प्रकाश रंध्रों के खुलने और बंद होने पर सीधा प्रभाव डालता है, जिससे कि पौधों की वाष्पोत्सर्जन दर का निर्धारण होता है। तीसरा, पौधों की वृद्धि, एंजाइम का बनना, ऊतकों का विभेदन, पुष्पन, पादप हार्मोन का संवहन,
पौधों के अंगों के मुड़ने आदि पर प्रकाश का सीधा प्रभाव पड़ता है। अनेक पुष्प रात और दिन की अवस्थाओं में खिलते और बंद होते हैं। गति पर पौधों द्वारा प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप गति प्रदर्शित करना धनात्मक प्रकाशानुचलन कहलाता है। गति की क्रियाएं जब पौधों के अंगों द्वारा बिना किसी दिशा के तय किए प्रदर्शित होता है तब इसे प्रकाशानुकुंचनी गतियां कहते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि सूर्य के पुष्पों का खिलना और बंद होना प्रकाश पर ही निर्भर करता है। और अगला महत्वपूर्ण टर्म आता है दीप्तकालिता। दीप्तकालिता पर सेपरेट अकेले ही प्रश्न बनता है कि दीप्तकालिता क्या होती है, जिसे हम फोटो पीरियडिज्म के नाम से जानते हैं। तो पौधों की आकार की, कार्य की एवं पारिस्थिति पर प्रकाश की अवधि के प्रभाव को हम दीप्तकालिता कहते हैं और इसी प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग आता है अल्प प्रकाशिक पौधे, जिन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जानते हैं। शॉर्ट डे प्लांट नाम से स्पष्ट है कि अल्प दीप्तकालीन पौधे। इनमें पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तकाल से कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, जैसे कि धतूरा में, जैंथियम में, साल्विया में और सोयाबीन में। इनमें पुष्पन के लिए निर्णायक दीप्तकाल से कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है लॉन्ग डे प्लांट, जिन्हें हम दीर्घ प्रकाशी पौधों के नाम से जानते हैं। ये पौधे ग्रीष्म ऋतु में, जबकि दिन अधिक लंबे होते हैं, फलते और फूलते हैं तथा बीज उत्पन्न करते हैं। अर्थात इन पौधों को क्रांतिक दीप्तकाल यानी क्रिटिकल फोटो पीरियड से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे कि दी लॉन्ग डे प्लांट्स के अंतर्गत पालक, मूली, राई आदि पौधे आते हैं। तीसरे पौधे होते हैं जिन्हें हम दिवस निरपेक्ष पौधे कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन पर प्रकाश अवधि का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि काटन, टमाटर, मिर्च आदि के पौधों में पुष्पन के लिए प्रकाश का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इनको हम दिवस निरपेक्ष पौधों के नाम से जानते हैं। अगला आता है अल्प दीर्घ प्रकाशी पौधे, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट इस प्रकार के पौधों में पुष्प उत्पन्न करने के लिए पहले कुछ समय के लिए अल्प दीप्तकाल की, लेकिन बाद में दीर्घ दीप्तकाल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं और चना के लिए। अगला आता है दीर्घ अल्पकालीन प्रकाशी पौधे अर्थात लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट इस प्रकार के पौधों में पुष्प उत्पन्न करने के लिए पहले दीर्घ दीप्तकाल की और बाद में अल्प दीप्तकाल की आवश्यकता होती है, जैसे कि ब्रायोफिल्म में। इस तरह से आपने देखा कि लाइट यानी प्रकाश किस प्रकार से पौधों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अगला इसी में आता है स्ट्रैटिफिकेशन। सदाबहार वनों में पौधे 3 से 6 स्तर बनाते हैं, जैसे सबसे लंबे वृक्ष पहला स्तर, मध्यम लंबाई के वृक्ष, कम लंबाई के वृक्ष, झाड़ी, शाक सबसे निचला स्तर। ऐसे वनों में सबसे निम्न स्तर के पौधों को प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रथम स्तर पर सबसे लंबे पौधे आ जाते हैं और मध्यम लंबाई के वृक्ष, फिर कम लंबाई के वृक्ष और फिर झाड़ी और शाक जो कि सबसे निचला स्तर बनाते हैं, उनको बहुत कम मात्रा में प्रकाश मिलता है। इसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। जंतुओं पर भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। जंतुओं में प्रभाव कई प्रकार से पड़ता है और वो खास करके प्रजनन पर प्रकाश का या प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर भी प्राणियों को कई भागों में बांट दिया गया है, जैसे अल्प प्रकाशी प्राणी शॉर्ट डे एनिमल,
जैसे कि पौधों को बांटा गया, वैसे ही प्राणियों में भी प्रकाश प्रभाव डालता है। कुछ प्राणी जैसे हिरन, भेड़, बकरी आदि अल्प प्रकाश अवधि यानी जब दिन की अवधि घटती है तो उसमें प्रजनन की क्रिया करते हैं। दूसरे आते हैं दीर्घ प्रकाशी प्राणी। दीर्घ प्रकाशी प्राणी लॉन्ग डे एनिमल्स। ऐसे प्राणियों में प्रजनन लंबी प्रकाश अवधि के दौरान होता है, जैसे कि टर्की में। तीसरे आते हैं दिवस निरपेक्ष प्राणी, जिन्हें हम डे न्यूट्रल एनिमल कहते हैं। इन प्राणियों में प्रजनन पर दिन की अवधि यानी प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे खरगोश और स्थलीय गिलहरी आदियों में दिवस निरपेक्ष प्राणी होते हैं। इनमें प्राणी के प्रजनन पर दिन की यानी कि प्रकाश की अवधि का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। सक्रियता की अवधि भी प्रभावित करती है। कुछ जंतु केवल रात्रि में सक्रिय होते हैं। ऐसे जंतुओं को हम रात्रिचर प्राणी कहते हैं, जैसे कि उल्लू, तिलचट्टा और चमगादड़। ये प्रकाश की अनुपस्थिति में अर्थात अंधेरे में ही निकलते हैं, तो सक्रियता भी प्राणियों को प्रभावित करती है। अगला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान भी अत्यंत महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि यह बीजों का अंकुरण, वृद्धि, पुष्पन, बीज और फल का बनना, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पुष्पों का खुलना आदि अनेक क्रियाओं को प्रभावित करता है। ताप से जलवायु, वातावरण की आर्द्रता, वनस्पति आदि भी प्रभावित होती है। प्रत्येक जीव को अनुकूलतम तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तापमान सहन करने की अधिकतम तथा निम्नतम सीमा भी होती है। ऊष्मा के कारण तापमान में उतार चढ़ाव आता है। जैसा कि आप जानते हैं, तापमान का मुख्य स्रोत सूर्य है। इसके साथ ही पृथ्वी से विकसित होने वाली गर्मी, पौधे तथा सूक्ष्म जीवों के श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, ये सभी तापमान के स्रोत होते हैं। तापमान पर पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी समझना आवश्यक है। ताप का प्रभाव पौधों की शारीरिक बनावट, समस्त जैविक क्रियाओं तथा भौगोलिक वितरण पर पड़ता है। दूसरा, कभी कभी पुष्पों और रंध्रों का खुलना और बंद होना ऊष्मा के कारण ही होता है। पौधों की उपापचयी क्रियाएं ताप बढ़ने के साथ बढ़ती हैं तथा एक निश्चित ताप सीमा के पश्चात कम होने लगती हैं। तापमान में बहुत अधिक वृद्धि होने से कभी कभी पौधों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कोशिकाओं में उपस्थित जीवद्रव्य और प्रोटीनों का स्कंदन हो जाता है। ताप का प्रभाव प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया पर भी पड़ता है। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने से श्वसन की दर दो गुनी के करीब हो जाती है, और अधिक तापमान होगा तो पौधों में पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक हो जाएगी, जिससे जल की हानि अधिक होगी, और जल की हानि अधिक होने के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। ताप पर जंतुओं का प्रभाव जिस प्रकार से प्रकाश का पड़ता है, वैसे ही जंतुओं पर भी पड़ता है, खास करके प्रजनन पर। सामान्यतः प्राणियों में प्रजनन एक विशेष मौसम में ही होता है, जबकि इनके देह का तापक्रम अनुकूलतम होता है। लिंग व्यवहार भी तापमान से प्रभावित होता है। कुछ प्राणियों, मगरमच्छ एवं घड़ियाल में भ्रूणी परिवर्तन के समय लिंग का निर्धारण तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्लाइमेटिक फैक्टर में आता है जल, वर्षा या अवक्षेपण। तो पृथ्वी के लगभग 73 भाग पर जल पाया जाता है। जल जीवद्रव्य का प्रमुख अवयव होता है। किसी भी क्षेत्र की वनस्पति पर वर्षा, हिम, वायु की आर्द्रता का सीधा प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की सतह तथा वातावरण के बीच दो क्रमिक घटनाएं वर्षा तथा वाष्पोत्सर्जन होती हैं, जिसके कारण निरंतर रूप से जल का विनिमय एक चक्र के रूप में होता है, जिसे हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से प्रकृति में वाटर साइकिल चलती है, अर्थात जल चक्र होता है।
जल का पौधों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जल द्वारा पौधों पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि जल विभिन्न जैविक क्रियाओं का माध्यम होता है। जल एक प्रकार का यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है। जल की उपलब्धता के आधार पर स्थलीय आवास के पौधों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला, ऐसे पौधे जो आर्द्र एवं नम क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें हम आर्द्रतोद्भिद पौधे कहते हैं। और कुछ ऐसे पौधे हैं जो अनुकूल नमी और वातावरण में उगते हैं, उन्हें हम समोद्भिद पौधे यानी मीजोफाइट्स कहते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले होते हैं, उन्हें हम मरुद्भिद पौधे या जीरोफाइट कहते हैं। इसके अलावा वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी पौधों को प्रभावित करता है। वातावरण में जल वाष्प के रूप में पाई जाने वाली वायु की नमी को हम आर्द्रता कहते हैं। वायु के इकाई आयतन में जल वाष्प की जो मात्रा उपलब्ध होती है उसी मात्रा को हम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ह्यूमिडिटी भी पौधों पर प्रभाव डालती है। जैसे आर्द्रता से वाष्पन, वाष्प तथा वाष्प का द्रवण और अवक्षेपण प्रभावित होता है। और आर्द्र वातावरण में उगने वाले पौधे अपेक्षाकृत अधिक लंबे, पतले और पीले हो जाते हैं। कवक और सूक्ष्मजीवों के बीजाणुओं का अंकुरण आर्द्रता से सीधे सीधे प्रभावित होता है। और अब अगला कारक आता है वायुमंडलीय गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस। वायुमंडलीय गैसेस बहुत सारा प्रभाव पौधों या जंतुओं पर डालती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक की वायु से मौसम, जीवधारी सभी प्रभावित होते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सूक्ष्मजीव, परागकण, कार्बन के कण, कारखानों से निकली विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में मिलते रहते हैं। दलदली भूमि पर मृत जीवों यानी वनस्पति और जंतुओं के अपघटन से कुछ कार्बनिक गैसेस जैसे मीथेन आदि भी निकलकर वायु में शामिल हो जाती हैं। और कभी कभी कारखानों से निकलने वाले धुओं से आसपास के पौधों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार सड़क पर चलने वाले वाहनों से जो भी धुआं निकलता है वह सड़क के किनारे वाले पौधों की वृद्धि, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण को सीधे सीधे प्रभावित करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि वायुमंडल का कंपोजिशन नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.0001% और जिनान और ओजोन आदि गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का एक क्रम अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, खास करके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला आता है वायु। वायु वनस्पति की आकृति एवं वितरण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। तेज वायु का प्रत्यक्ष प्रभाव यांत्रिक तथा परोक्ष प्रभाव शरीर की फिजियोलॉजी पर पड़ता है। वायु एक महत्वपूर्ण कारक होता है। वायु का प्रवाह सदा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर होता है। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र अधिक गर्म होते हैं तथा वायु का दबाव भी कम होता है। इसलिए वायु का प्रवाह ठंडे उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की तरफ होता है। ऊंचे पहाड़ों और समुद्री तटों पर सदैव तेज हवाएं चलती रहती हैं। तेज हवाओं का सीधा प्रभाव पौधों पर पड़ता है, क्योंकि तेज हवा के चलने से पौधों और वृक्षों का उखड़ना, शाखाओं का टूटना, ये सीधे प्रभाव पड़ते हैं। वायु की गति तीव्र या कम हो जाने पर वाष्पोत्सर्जन की दर पर प्रभाव पड़ता है। वायु के द्वारा परागण क्रिया में सहायता मिलती है। वायु तथा बीजों तथा फलों के वितरण में सहायक होती है। और वायु द्वारा कवकों, शैवालों, जीवाणुओं तथा अन्य सूक्ष्मजीवों के बीजाणु
एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से जा पाते हैं। इस तरह से आज आपने क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत, जलवायु कारक के अंतर्गत आपने विभिन्न प्रकार के कारकों के बारे में जाना कि किस प्रकार से जीवों को प्रकाश, तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय नमी, वायु की गति और वायुमंडलीय गैसें प्रभावित करती हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम अप्रत्यक्ष भौतिक कारक, जिनके अंतर्गत स्थलाकृतिक कारक, टोपोग्राफिक फैक्टर, मृदीय कारक, इरेफिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के बारे में जानकारी देंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगला फैक्टर, जिसे हम मृदीय कारक कहते हैं, अगले वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।